Everyone, today is 2nd of November and we are here to solve most complicated issue of the students what to read in द हिंदू एंड बेसिकली द हिंदू हम कैसे पढ़े ताकि हमारा जो टाइम है वो मैक्सिमम यूटिलाइज हो, वेस्ट कम हो और यहाँ से जो भी हमें करंट एग्जाम्पल के स्टडी मिलेंगे उन्हें हम यूटिलाइज कर सकें अपनी मेंस के एग्ज़ाम में, उसे लिंक कर सकें अपनी स्टैटिक सिलेबस के साथ। वो सब चीज़ें सीखेंगे हम इस वीडियो में, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर फर्स्ट पर यहाँ पर जो न्यूज़ आई है जीएसटी के बारे में, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जीएसटी के क्या है। गुड एंड सर्विस टैक्स कलेक्शन होता है जो कि हमारा 2017 के बाद स्टार्ट हुआ था, है ना। उससे पहले हम वैट वगैरह से कलेक्ट करते थे, वो एक अलग टॉपिक हो जाता है पूरे में, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो अक्टूबर का जीएसटी कलेक्शन था वो इंक्रीज हो गया है और वो पहुँच गया 1.72 लाख करोड़। सबसे पहले तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि हमारा मंथली जो जीएसटी का कलेक्शन है वो राउंड फिगर कितना होता है। तो ये आपको यहाँ से आइडिया लग गया। देखो न्यूज से हमें ऐसे ही चीज़ें निकालनी होती है ना, ठीक है। फिर उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि अच्छा थोड़ा थोड़ा करके, जैसे आप यहाँ पे भी देखोगे ना, अक्टूबर, फेब, जून, फिर अगेन अक्टूबर पिछले साल के कंपेयर में, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा है। इतना भी इंक्रीज़ नहीं हो रहा, लाइक पिछले साल 1 पॉइंट था इसी टाइम अक्टूबर में, इस बार 1.72 हो गया, यानी हम इंक्रीज़ कर रहे हैं ना। तो जब भी जीएसटी का आपका क्वेश्चन आएगा GS3 में, ठीक है, आप वहाँ पर डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं कि हाँ जी जीएसटी जो कलेक्शन है वो इंक्रीज़ हो रहा है अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आपके एग्जाम्पल्स में बहुत वैल्यू ऐड कर देती है। सिंपली एक तो आप सिंपली पॉइंट लिख रहे हो कि जीएसटी इंक्रीज़ करा, एक आप उसके साथ डाटा डाल दो तो काफ़ी चीज़ें बेटर हो जाती है ना, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से मूव करेंगे पेज नंबर 6 पर, ठीक है। यहाँ पर ये जो एक एडिटोरियल आया है वर्च्यूज़ ऑफ प्लानिंग, बेसिकली यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि 2047 जब इंडिया को पूरे 100 साल हो जाएंगे, सेंचुरी हो जाएगी इंडिपेंडेंट हुए, ठीक है। तो तब तक हमारी जो इकोनॉमी है वो हो जानी चाहिए $30 ट्रिलियन। ये ड्रीम है, ये रोड मैप लेके चल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो उन्हीं लाइन पर 2024 में एक पूरा जो प्लान है वो लॉन्च करने की बात की जा रही है। देखो $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना अपने आप में इतना इजी ऑब्वियसली नहीं है। अभी हमारे $5 भी नहीं हुए ना, $5 ट्रिलियन भी नहीं, और उसको 30 तक लेके जाना अपने आप में एक ह्यूज टास्क है। तो उसके लिए प्लानिंग तो चाहिए, है ना। तो उस प्लानिंग को लॉन्च करने की बात हो रही है 2024 में, नेक्स्ट ईयर। तो उन्हीं सब चीज़ें इस पूरे आर्टिकल में उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात की जा रही है कि किस तरीके से हम किन किन चीज़ों में ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। 1991 से पहले हमारी इकोनॉमी कुछ थी, उसके बाद हमने 1991 में जब हमारे LPG रिफॉर्म आए है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद हमारी इकोनॉमी एकदम ग्रो होनी स्टार्ट हो गई थी। तो ऐसे ही चेंजेस लाने की बात की जा रही है ना। तो किस किन जैसे MSME पे फोकस करने की बात की जा रही है, ठीक है। लेबर पर फोकस करने की बात की जा रही है, वुमेन जो वर्क है उस पर फोकस करने की बात की जा रही है। तो ये आप ये सारे ये पढ़ोगे तो आपको पॉइंट समझ आ जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली आ सकता है GS3 में, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि हम कैसे अचीव कर सकते हैं, क्या क्या रोड मैप है $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए 2047 तक, ठीक है। फिर इसी पेज पर यहाँ पर एक आर्टिकल आया है AI एंड इशू ऑफ ह्यूमन सेंट्रिसिटी इन कॉपीराइट लॉ, ठीक है। इतना मुझे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगा, पर आप एक बार गो थ्रू कर लेना, आपको AI और उससे रिलेटेड इश्यूज, बेनिफिट्स और क्या क्या फर्दर उस पर कॉपीराइट लॉ वगैरह है ना, उन सब चीज़ों का आइडिया लग जाएगा। देखो AI आएगा, आपको पता अभी आ चुका है, आएगा क्या है ना, जैसे हम ChatGPT की बात कर लें वो AI ही है, बट इन फ्यूचर इस चीज़ों पे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होने वाली है। क्योंकि ना देखो यार, आज से हम पीछे 10 साल की बात करें, यानी हम 2013 की बात करें, कितना चेंज हो गया है 10 सालों में ड्यू टू इंटरनेट, स्मार्टफोन्स, ठीक है, जो टैब वगैरह हैं या फिर AI जनरेशन, कितना सब कुछ चेंज हो गया। तो आने वाले 10 साल में उनसे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होने वाली है। तो ऑब्वियसली हमें उन चीज़ों को बैलेंस करने चलना पड़ेगा ताकि वो हार्म ना करें ह्यूमैनिटी को, है ना। तो ऑब्वियसली वहाँ पर लॉ वगैरह लाने की बात की जा रही है। एक बार आप गो थ्रू कर लेंगे चीज़ों का और बेटर आइडिया लेने के लिए, ठीक है। इसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 8 पर। यहाँ पर ये बात आई है अंडरस्टैंडिंग द US इजराइल रिलेशन। देखो आपको पता है जो इजराइल है, ठीक है, एक बहुत स्मॉल कंट्री है, ठीक है, जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनके बीच में, यानी बाकी जो सारी आपको पता है गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वहीं इजराइल जूस कंट्री है। आपको अब तक सारा कॉन्फ्लिक्ट तो इनका समझ आ गया होगा ना, इजराइल पैलेस्टीन का।
बट स्टिल जो यूएस है वो बहुत सपोर्ट करता है इसराइल को फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग। 1948 में जब इसराइल को बनाया गया था एज ए कंट्री, तो यूएस सबसे पहला कंट्री था जिसने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया था, है ना। तो बात की जा रही है कि ऐसा क्यों है, यूएस है जो इतना सपोर्ट करता है, चाहे मतलब कुछ भी हो, यूएस हमेशा होता है इसराइल के साथ, चाहे वो मिलिट्री सपोर्ट हो, चाहे वो इकोनॉमिक सपोर्ट हो, चाहे वो कैसा भी सपोर्ट हो। अब जब हमास ने अटैक किया था इसराइल पर, यह सबसे पहला कंट्री था जिसने क्रिटिसाइज़ किया था हमास को, और जो वहाँ के प्रेसिडेंट है बाइडन जी, वो आए थे इसराइल को सपोर्ट शो करने के लिए कि हम आपके हमेशा साथ हैं, ठीक है। और हमास को काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया था, ठीक है। फिर यहाँ पर एक बहुत बढ़िया आपको मैं बताऊं तो बेल्फोर डिक्लेरेशन की बात हो रही है। अब ये आपके लिए प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको पता होना चाहिए बेल्फोर डिक्लेरेशन क्या है। जो 1999 में ब्रिटिश है ना, उन्होंने सपोर्ट शो किया था अपना इसराइल की तरफ कि हाँ जी आप जो जूस हैं, उस टाइम इसराइल एज ए कंट्री नहीं बनी थी, ये बनी है 1948 में। बट 1919 में जो वहाँ पे जूस है ना, उनको बोला था कि आप जाओ अपनी कंट्री बना लो सेपरेट, और हम आपके साथ है। किसने बोला था? ब्रिटिश ने, याद रखना। उस डिक्लेरेशन को बोला जाता है बेल्फोर डिक्लेरेशन। ये आप किसके बाद की बात? वर्ल्ड वॉर 1 के बाद की बात है ना। फिर आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर जी आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ज्यूज़ को कंसंट्रेशन कैंप्स में डाला, और जहाँ उनके बहुत सारे मासेस में डेथ हुई। तो उसके बाद जाके ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अपनी सेपरेट कंट्री बना लेते हैं, और फिर यहाँ पे इसराइल पैलेस्टाइन का इशू स्टार्ट हो जाता है। तो जो बेल्फोर डिक्लेरेशन था उसको यूएस ने भी सपोर्ट किया था, ठीक है। तो ये सारी बात यहाँ पर हैं। तो जब 1948 के बाद कोल्ड वॉर भी था, आपको पता रशिया और यूएसए के बीच में, उसमें भी जो यूएसए इसराइल था यूएसए के साथ था। तो ये दोनों ना बहुत एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। तो उन सब चीज़ों की यहाँ पर बात की जाती है। शायद इसीलिए ही बाकी कंट्री, क्योंकि यूएस इतना बड़ा सपोर्टर है ना इसराइल का, तो बाकी कंट्री इसराइल से जो वॉर जैसी सिचुएशन, कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन या कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आती है ईजिली, है ना। तो ये बातें यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 10 पर यहाँ पर ये न्यूज़ आई है, जो राजनाथ जी हैं आपको पता है, ठीक है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि जो कुकीज़ एक ट्राइब है, ये आपको प्रीलिम्स के लिए पता होना चाहिए, मिज़ोरम की, ठीक है। वही मैतीज़ ट्राइब है, एक जो मणिपुर की है, सॉरी मणिपुर की ट्राइब है, कुकीज़, मैतीज़ एंड जो, तीनों ट्राइब मणिपुर की हैं। तो आपको पता है मणिपुर में कितना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ट्राइब्स का, कितनी सारी डेथ्स हो रही हैं, कितने सारे इशू, वो सब आपको पता है। तो वही जो राजनाथ जी हैं उनका कहना है कि हाँ इन जो ट्राइब्स को आपस में ट्रस्ट बिल्ड करने की ज़रूरत है, ठीक है। कोई बाहर वाला आके इनकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करा सकता, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो बाहर की है ही नहीं, प्रॉब्लम इन दोनों के जो कम्युनिटीज़ हैं, ट्राइब्स, उनके ट्रस्ट डेफिसिट के, और जब तक ये चीज़ सॉल्व नहीं होगी वो ऐसे ही उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा, डेथ्स होती रहेंगी, ठीक है। तो इसमें इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको ट्राइब्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है। फिर उसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 12 पर। आपको पता है कल ही मैंने बात की थी कि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके ना रीजनल ऑफिसर होते हैं जो रीजनली उनको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हर रीजन के, जैसे साउथ एशिया से होगा एक, है ना, ठीक है, जिसमें जो 11 कंट्री से जो नॉमिनीज़ होते हैं या 11 कंट्रीज़ वोट करती हैं, ठीक है, जिसमें इंडिया भी एक है ना। तो इस बार जो कंपटीशन था वो था बांग्लादेश और नेपाल के बीच में। जो बांग्लादेश से जो नॉमिनी थी वो थी शाइमा वजाद, जो वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उनकी बेटी थी शाइमा वजाद। और जो नेपाल से थे वो थे शंभू आचार्य, ठीक है, जो ऑलरेडी एक पब्लिक हेल्थ वेटरनर थे नेपाल में। तो अब इंडिया इन दोनों के बीच में कंफ्यूज था कि किसको वोट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। दोनों ही नेबर कंट्री हैं, दोनों ही हमारे क्लोज कंट्रीज़ हैं ना। बट फाइनली कल जो ये शाइमा वजाद है इनको चूज़ कर लिया गया, ये विनर रही, और जो ये है ये डिफीट हो गए। तो अब जो हमारी रीजनल पोस्ट पर है WHO की, वो है शाइमा वजाद। ये आपको याद रखना है अपने प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आपको इसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वहीं पर बात करें, यहाँ पे एक न्यूज़ आई है, जो नंदनी दास जी हैं उनको मिला है ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज़ 2023 का। तो आपको यहाँ से सबसे पहली बात याद रखनी है कि ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज़ 2023 का किसको मिला? नंदनी दास। उसके बाद आपको पता होना चाहिए जो नंदनी दास है वो इंडियन है, इंडियन बोर्न है। अब मतलब अभी बेसिकली उनके पास सिटीजनशिप है UK की, बट वो बोर्न है इंडिया की, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आपको घुसने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक न्यूज़ है, इंडिया इज़ प्राउड टू बी द बिगेस्ट डेवलपमेंट पार्टनर ऑफ बांग्लादेश
ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है। ठीक है, आपको पता है अभी जो अखूरा अगरतला लिंक बना है, अखूरा अगरतला लिंक है ना, अखूरा एक बांग्लादेश की सिटी है और वहीं अगरतला त्रिपुरा की कैपिटल, हम इंडिया की एक सिटी है, इनके बीच में रेलवे लिंक बना है। और ऐसे ही बहुत सारे ब्रिजेज़ हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट है जिसमें जो इंडिया है बांग्लादेश को सपोर्ट करता है फाइनेंशियली भी, इंफ्रास्ट्रक्चर हर तरीके से। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जब भी हमारा GS2 में बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन के बीच में क्वेश्चन आएगा या हमारी नेबर कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशन कैसी हैं उन पे क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ पर आप ये ऐसे पॉइंट, इवन PM के डायरेक्टली स्टेटमेंट्स आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर न्यूज़ आई है जो 53 एक्सीडेंट्स एंड 19 डेथ पर आ रही हैं 2022 में, यानी 2022 को अगर हम कंसीडर करें तो वहाँ पिछले साल हर घंटे में 53 एक्सीडेंट हुए, रोड एक्सीडेंट, और 19 डेथ होगी उनमें से। इतना ज़्यादा आप ये देख रहे हो कि डेथ टोल है। ठीक है, आपको पता है कि WHO भी एक रिपोर्ट जारी कर चुका है कि जो इंडिया है वो सबसे ज़्यादा, यानी 11% ऑफ वर्ल्ड के जो एक्सीडेंट है वो इंडिया में होते हैं। कितना बड़ा नंबर है हमारे पास। सिर्फ मतलब जो कार हैं, व्हीकल्स हैं, वो 4% हैं, और हम देखो क्या कर रहे हैं, 11% ऑफ हमारे पास एक्सीडेंट हो रहे हैं। उसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं उसकी वजह से। एक तो स्पीड, ठीक है, उसके बाद जो लाइसेंस, आपको पता है कि कैसे ही बनते हैं इंडिया में, जो ड्राइवर्स हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती। ठीक है, उसके बाद इवन अडल्ट भी नहीं, 16-17 साल के बच्चे चला रहे होते हैं गाड़ियाँ, बाइक तो उससे भी छोटे, तो ऑब्वियसली एक्सीडेंट होंगे, उनको मैनेज करनी नहीं आती चीज़ें। फिर उसके बाद जो रोड है उन पर गड्ढे वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। ठीक है, तो लाइट नहीं होती बहुत सारे रोड पर, है ना, रात में दिक्कत हो जाती है। तो ये वाली बातें यहाँ पर की जा रही है। तो ऑब्वियसली इन चीज़ों को हमें बिल्कुल सही करने की ज़रूरत है। इतनी ज़्यादा डेथ टोल्स, और इसमें बात हो रही है कि ना जो सबसे ज़्यादा डेथ हुई ना 18 से 25 साल की, जो 45 साल की जो एज है उनके बीच में जो डेथ है वो सबसे ज़्यादा हुई, यानी जो हम कह सकते हैं यंग जनरेशन की डेथ हो रही है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सबसे जो कॉमन रीज़न है एक्सीडेंट का वो है स्पीडिंग, जिसकी वजह से 72% ऑफ जो डेथ हो रही है इंडिया में वो स्पीडिंग की वजह से हो रही है। ठीक है, और सब बात करूँ मैं स्टेट वाइज तो यूपी में सबसे ज़्यादा डेथ हो रही है, उसके बाद सेकेंडली तमिलनाडु में, एंड थर्ड महाराष्ट्र में। तो ऐसा नहीं है देखो कि हम कह दें कि जो डेवलपिंग स्टेट्स हैं या बहुत जो लो इनकम स्टेट्स हैं उनमें ही हो रही है। नहीं, तमिलनाडु कितना डेवलप्ड स्टेट है इंडिया का, स्टिल डेथ टोल हाई है। तो ये बात यहाँ पे की जा रही है। वहीं चिल्ड्रन, पिछले साल अगर हम 2022 बात करें 2022 की, तो 9,528 बच्चों की डेथ हुई है। तो अपने आप में बहुत बड़ा इशू है, इसको ज़रूर हमें कुछ ना कुछ इस पर डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 14 पर हम वो करेंगे। यहाँ पर ये न्यूज़ आई, आपको पता है ये आती रहती है। ठीक है, ये क्या, परचेजिंग मैनेजर मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। ठीक है, आपको पता है जो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इंडस्ट्रीज़ में उसको हम मंथली मेज़र करते हैं कि अच्छा जो PMI इंडेक्स के थ्रू कि अच्छा हाई मैन्युफैक्चरिंग हुई, लो हुई, कम हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे बात की जा रही है जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है वो लो चल रही है, यानी जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है रिड्यूस हो गई है। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? ऑब्वियसली आपको पता है वेस्ट में कितना कुछ चल रहा है, यानी इजराइल की मैं बात कर रही हूँ, इजराइल हमास है ना, गल्फ़ कंट्रीज़ में ही यूक्रेन रशिया वॉर अभी तक कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुआ है। तो इन सब चीज़ों को ऑब्वियसली इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हम वहाँ से इंपोर्ट भी करते हैं और वहाँ एक्सपोर्ट भी करते हैं। अगर वहाँ कुछ डिस्टर्बेंस होती है तो वो इंडिया को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है ना। तो ये सब चीज़ें थी। ठीक है, आज के न्यूज़पेपर में इतना ही। कीप वॉचिंग, अगर रोज़ देखोगे तभी चीज़ों को लिंक करना सीख पाओगे, तभी चीज़ें जो माइंड में है एक दूसरे से कलेक्ट कर पाओगे ना, तभी फाइनली फिर वो पेपर पर लिख पाओगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।